हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस विद्या मित्र में। आज के वीडियो में हम अपभ्रंश को देखेंगे। अपभ्रंश में आपने भाषा के आधार पर जातियों का वर्गीकरण देखा था, जिसमें हम देखते हैं कि आर्य भाषा और अनार्य भाषा में डिवाइड करते हैं और फिर पुनः आर्य भाषा को यूरोपीय और फिर भारतीय ईरानी आर्य भाषा में। भारतीय आर्य भाषाओं को हम देखते हैं कि विकास क्रम के अनुसार 3 काल में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है प्राचीन, जिसमें संस्कृत आता है, और इसी संस्कृत से मध्यकालीन आर्य भाषा की पहली अवस्था पाली, फिर दूसरी प्राकृत और फिर तीसरी जो अवस्था है अपभ्रंश और अवहट निकलती है। और इसी अपभ्रंश से हम आधुनिक हिंदी और हिंदीतर भाषाओं को देख सकते हैं, जिसमें बांग्ला, उड़िया, असमी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी देखते हैं। हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, अवहट पे। देखिए, संस्कृत से पाली निकला, पाली से फिर प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश और अवहट। तो इस प्रकार से आप देखिए, मध्यकालीन आर्य भाषा की जो तीसरी अवस्था अपभ्रंश है और चौथी अवस्था अवहट नहीं है, तीसरी ही अवस्था अवहट भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपभ्रंश का ही परिवर्तित रूप है। 7वीं से लेकर 9वीं शताब्दी तक का काल जो था अपभ्रंश, लेकिन इन्हीं अपभ्रंश कवियों ने 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक अपनी भाषा को अवहट कहा। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरादित्य ठाकुर ने अपनी वर्ण रत्नाकर में किया था, और इसके अलावा अवहट की प्रमुख रचनाएं संदेश राशक और कीर्तिलता हैं। अवहट पढ़ने से पहले आपको अपभ्रंश पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी में ही कुछ चेंजेस आएंगे और हम उसको देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इससे पहले अपभ्रंश में आपने देखा था ए और ओ का विकास नहीं हुआ था। ए और ओ की जगह ए और ओ को बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर ए और ओ का विकास हो जाता है अवहट में, जैसे बैल, चौड़ा। लेकिन खास बात यह है कि इनका उच्चारण ऐ और औ के रूप में होगा। जैसे बैल है तो बैल नहीं बोलेंगे, बैल बोलेंगे, और औ है तो औ, यानी कि चौड़ा, चौड़ा है तो चौड़ा, चौड़ा बोलेंगे। स्वर भक्ति देखने को मिलती है, जो कि अपभ्रंश में भी थी। जैसे क्रिया है तो उसको क्रिया कहेंगे। दो व्यंजनों के बीच में स्वर लाया गया है। यहाँ पर आप देखिए, क्रिया में र तो था, लेकिन एक अलग से स्वर यानी कि छोटी ई लेकर के आया गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्वर भक्ति। अपभ्रंश में भी थी और अवहट में भी है। री का व्यवहार संस्कृत के शब्दों में नियम पूर्वक चलने लगा था, और तद्भव शब्दों में री के स्थान पर अ, ई, उ और ए ने ले लिया था। जैसे तृण है तो तृण की जगह तीन, तीर्ण बोलेंगे। ये अपभ्रंश में भी थी। स्वर गुच्छों में संधि अवहट की प्रमुख विशेषता थी। अपभ्रंश में आपने देखा था कि अंधार को अंधआर बोलते हैं। स्वरगुच्छे दिखाई देते हैं, सुन्नार। तो यहाँ पर अवहट में इन दोनों में संधि कर दी गई। अरे अंधार क्यों बोल रहे हो? अंध, धा में आ की मात्रा लगा दो, अंधार हो गया। तो अवहट में ऐसा हो जाएगा। सुनार क्यों बोल रहे हो? आ की मात्रा लगा दो, हमें सुनार हो गया। व्यंजन की बात करें तो देखिए, अपभ्रंश की तरह व्यंजन सारे थे, और उसके अलावा ड और ढ दो ध्वनियां यहाँ पर विकसित हो जाती हैं। तो ड और ढ दो नई ध्वनियां आ जाती हैं। ट वर्ग प्रधान भाषा ये भी है, लेकिन सीमित मात्रा में है। इसके अलावा समानता है कि अंत स्वर लुप्त हो जाता है स्त्रीलिंग के शब्दों में, जो कि अपभ्रंश में भी था। लज्जा से अब लाज हो गया। अकारण अनुनासिकता भी दिखाई देती है, जैसे कि पंखी। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विशेषता जो कि अवहट में है, वो है क्षति पूरक दीर्घीकरण की। देखिए, अपभ्रंश में आपने देखा द्वितीयकरण हो जाता था। जैसे चक्र है तो उसकी जगह चक्र बोलेंगे, द्वितीयकरण हो गया क। लेकिन अब इससे क्या होता है, जो लॉस हो रहा है व्यंजन का, उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? अवहट में दीर्घीकरण कर देंगे। यहाँ पर अ की मात्रा लगा देंगे उससे पहले वाले अक्षर में। तो चक्र अगर अपभ्रंश में बोल रहे हैं तो इसको चाक बोलेंगे। छ में परिवर्तन, छ का जो है ख हो गया था, अपभ्रंश में भी था। न का ड़ में, यानी कि पुनः नहीं बोलेंगे, पुड़ बोलेंगे। व्याकरण को देखते हैं हम। सभी प्रतिपादक स्वरांत हो गए, अधिकता अकारांत प्रतिपादिक होते हैं। ये प्रतिपादिक क्या होता है और निर्विभक्तिक प्रयोग क्या होता है, ये इसके लिए आप अपभ्रंश की वीडियो देखेंगे, उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे बालका विद्यालम गच्छति है, तो उसमें जो विसर्ग है वो हटा दिया जाता है अगर, तो कहते हैं निर्विभक्तिक प्रयोग हो गया। सिर्फ प्रतिपादक का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिपादिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अवहट में अगर प्रसर्ग देखें तो कर्ता ने, कर्ता ने प्रसर्ग का विकास अवहट की प्रमुख विशेषता है और हिंदी की प्रमुख देन भी है। कर्म के लिए केही और केही, करण के लिए सौं और से, संप्रदान के लिए केही और लागी, और अपादान के लिए से और सौं, संबंध के लिए का, के की, और अधिकरण के लिए मांझ और माही। फिर इसके अलावा हम देखते हैं दो ही लिंग थे, दो वचन थे, और बहुवचन के लिए निह प्रत्यय का। सर्वनाम में हम देखते हैं उत्तम पुरुष के लिए मैं हूं, मेरा, और मध्यम पुरुष के लिए तुम, तुम्हार, तोहार, और अन्य पुरुष के लिए वह और उन। अपभ्रंश में आपने सर्वनाम क्या देखा था?
तुहार, महार, मई, तुहु, ते और तासु। और इस प्रकार से यहाँ पर सर्वनाम जो है विकसित रूप में दिखाई दे रहा है, जैसे मैं, मेरा, ये सब, ये सर्वनाम आ गया, तुम आ गया, वह आ गया। काफी कुछ जो है हिंदी जैसा हो, हिंदी ही हो गया ये तो। विशेषण अगर देखें तो कृदंत विशेषण का विकास तीव्र गति से हुआ। संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, ये सारी चीजें जो यहाँ पर विकसित रूप में दिखाई देती हैं। देखिए क्रिया की दृष्टि से तीव्र विकास धातु रूप वाले जो शब्द हैं, जैसे चल, उठ, कह, ये धातु रूप हो गया, उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। कृदंत में आप देखें भेल, कहल, ये सब प्रेरणार्थक, पठाओ, करवाई, जब आदेश दिया जाता है उस तरह की क्रिया। सहायक क्रिया है का विकास, छय और रहे का विकास महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हिंदी को प्रमुख देन भी है। संयुक्त क्रियाओं की संख्या बढ़ने लगी थी, जैसे बोल जाओ, बोल जाओ। काल में आप देखिए वर्तमान काल में त प्रत्यय का, भूतकाल में ल और भविष्य काल में ब और ही प्रत्यय का इस्तेमाल किया जाने लगा था। शब्दकोशी प्रवृत्तियां सेम टू सेम जो है आपका अभ्रंश की तरह है। तद्भव सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद देशज, फिर विदेशज और फिर तत्सम। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, अभ्रंश में आपने क्या देखा था, तत्सम तीसरे नंबर पर था और विदेशी चौथा। अब यहाँ पर विदेशी शब्द तीसरे नंबर पे आ गया। देशी शब्द गुंडा, हांडी, ये सब और अरबी फारसी के कुछ विदेशी शब्द खुदा और चाबुक शब्द इस्तेमाल किए गए। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में अवहट को समझा है और इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, 3-4 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। थैंक यू।